औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम बिन सज्जाद के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है और वो टॉपिक ये है कि अगर इंतकाल आपके पास हो चुका है और अगर इंतकाल की एंट्री रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है तो क्या वो टाइटल क्रिएट करती है या नहीं करती। तो इससे पहले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब फरमाएं, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा और आगे शेयर करें अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। तो इंतकाल को इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं और म्यूटेशन डज नॉट क्रिएट एनी टाइटल। 2022 YLR 2195 ये रीसेंट अथॉरिटी है जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि काफ़ी सारे दोस्तों ने, मेरे सब्सक्राइबर्स ने और मुझे मैसेजेस किए हैं, यूट्यूब पर भी किए हैं और ये बताया है कि हमारे पास इंतकाल है लेकिन उसको अभी तक रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका अमल दरामद नहीं हुआ, तो हमें क्या करना चाहिए। तो जिसकी वजह से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और 2195 पेज है YLR 2022, इसी साल की ये अथॉरिटी है और इसी साल का ये डिसीजन है। तो इंतकाल अगर आपके पास है तो उसका अमल दरामद फौरी तौर पर करा लें। अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि आप रूरल एरिया के हैं या आप किसी ऐसे इलाके में हैं जहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो कहाँ पर आपने देखना है कि किसके पास मौजूद है। ख़ास तौर पे रिकॉर्ड आमतौर पे पटवारी के पास होता है या ADLR साहब के पास कंप्यूटर सेंटर में होता है। तो दोनों सूरतों में आपने ये जज करना है कि किस तरीके से उसका अमल दरामद किया जाए। अब एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि पटवारी साहबान को भी कंप्यूटर मिल गए हैं जिसकी वजह से वो उसका अमल दरामद कर सकते हैं। तो इसकी पहले सवाल इसमें ये है कि क्या इसकी कोई फ़ीस होती है। इसकी कोई फ़ीस अमल दरामद की नहीं है। दे आर ड्यूटी बाउंड टू इनकॉर्पोरेट दैट म्यूटेशन इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड और रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसको शामिल करना उनका ज़रूरी है क्योंकि जब इंतकाल करते हैं खाना नंबर 1 में आप देखते हैं कि वहाँ पर इंतकाल नंबर लिखा होता है, फिर उसके बाद अगर खाना नंबर 2 में देखें तो खेवट या खाता नंबर लिखा होता है और खातूनी नंबर लिखी होती है। खाना नंबर 3 में उस मालिक का नाम होता है जो वो बेच रहा होता है। तो ये एक डिस्कशन अभी तक ये हमने करनी है और हमने एक टॉपिक डिस्कस करना है जिसमें मैंने जमाबंदी या इंतकाल सामने रखकर उसको डिस्कस करना है। तो इस तरीके से आपने ये देखना है कि आपका इंतकाल अगर नहीं हुआ तो उसको फौरी तौर पर उसका अमल दरामद कराएं ताकि वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में आ जाए। इस अथॉरिटी में क्या फ़ैसला हुआ, ये फ़ैसला हुआ कि इंतकाल अगर आपका है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री किसी और की है तो इसमें कोर्ट ने ये डिसीजन किया कि द एंट्रीज विच हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड हैज़ मोर सेंसिटिव एज कंपेयर टू द पीस ऑफ पेपर ऑफ म्यूटेशन। अब म्यूटेशन को इंतकाल जैसे पटवारी एक फ्रॉड करता है। एक मेरे दोस्त ने मुझे ये सवाल भी किया कि हमने काफ़ी अर्सा पहले पटवारी साहब से रब्ता किया, इंतकाल करा लिया, उसने हमें कॉपी दे दी, अब वो पटवारी भी नहीं मिलता और रिकॉर्ड भी नहीं है। तो वो फ्रॉड इस तरह से भी किया जा सकता है। आपने इसको ये ट्रेस करना है कि जमाबंदी आप ज़रूर लिया करें, हर साल की उसकी अपडेट किया करें, अपने पास उसको रिकॉर्ड को रखा करें और खसरा गिरदावरी को भी साथ रखा करें। यहाँ पर जमाबंदी में एक खाना काश्त होता है जहाँ पर ये पता चलता है कि यहाँ पर काबिज कौन है। वो खसरा गिरदावरी से भी ज़्यादा अहम है अगर जमाबंदी में इनकॉर्पोरेशन उसकी हो गई है खसरे की। वो खसरा ही होता है काश्त अगर उसकी लगी हुई है, तो काश्त भी आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक और बात भी आपके सामने आ सकती है कि रजिस्ट्री है किसी के पास। अब रजिस्ट्री भी उसके भी परत होते हैं और परत जो हैं वो पटवारी के पास जाते हैं। अब रजिस्ट्री ये जहन में आप ज़रूर रखें कि रजिस्ट्री तहसीलदार के पास नहीं होती। रेवेन्यू अथॉरिटीज़ में 2 चीज़ें होती हैं, एक तहसीलदार होता है और दूसरा रजिस्ट्रार होता है जो ACB जिसको आप कहते हैं। तो बीइंग रजिस्ट्रार वो क्या करता है कि किसी भी प्रॉपर्टी का जो फ़र्द उसको मिलता है, फ़र्द करने के बाद उसको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के साथ उसकी तफसील के साथ क्लियर कट लिखा जा सकता है और वो रजिस्ट्री के जो डॉक्यूमेंट होते हैं या उसके जो परत होते हैं या उसको पीस ऑफ पेपर आप कहें वो आगे रजिस्ट्री मुहर्रर जो होता है वो मुतलका पटवारी को सेंड कर देता है या ADLR को सेंड कर देता है जैसे जैसे ये मामलात होते हैं और उसकी इनकॉर्पोरेशन उनके लिए बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्री है आपके पास तो वो आप थोड़ा सा बच सकते हैं कि ये रजिस्ट्री हमारे पास है और इस
का अमल दरामद नहीं हुआ तो हम कैसे इसको कराएं। तो लेकिन आपने बहुत ही विजिलेंट रहना है। ये एक बड़ा कंपोजिट किस्म का एक सिस्टम है, लॉ सिस्टम है, और पटवारी अगर चाहे तो वो किसी को बर्बाद भी कर सकता है और किसी को करोड़ों अरबोपति भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर पटवारी साहब खुश ना हो, वो मेरा अगर कोई फ्रॉड करने की नीयत से ये मेरा लेक्चर सुन रहा है तो वो ये भी देख ले कि एंटी करप्शन में कैसे वो फंस सकता है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। फ्रॉड इज़ ऑलवेज अ फ्रॉड एंड एनी पीस ऑफ डॉक्यूमेंट कैन नेवर टेल अ लाई, अ मैन कैन टेल अ लाई, ये आमतौर पर कानून है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने आप को सेफ रखना है। जब भी आप इंतकाल कराएं, फ़र्द लें, अब यहाँ पर कोयटा से एक खातून है, उनके साथ ये ज़्यादती हुई, ये जुल्म हुआ और उस केस को मैं परसू कर रहा हूँ। वो क्या हुआ कि उनका इंतकाल जो है हो गया, वो कहीं और रहा करती थी, और जब फिर बाद में पता चला, उसको फ़र्द भी पटवारी देता रहा, उसने उससे पहले वो ज़मीन किसी और के नाम मुंतकिल कर दी, और जब भी वो जाती थी तो उसको एक नया फ़र्द दे दिया जाता था। तो अब देखें कितना ज़्यादा ये जुल्म वाली बात है, और हक रसी करने के लिए अभी तक सिस्टम को इतना तेज़ नहीं हुआ कि आपको फौरी तौर पर हक मिल जाए। तो इस वजह से आपको पहले से विजिलेंट रहना चाहिए। जब आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो आप जहन में ये रखें कि 2, 3, 4, 5 साल इसका इशू मसला हल होगा, क्योंकि या फिर एंटी करप्शन में आप चले जाएं। काफ़ी सारे दोस्त या मेरे क्लाइंट्स या मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे ख़ास तौर पे जाना वो चाहते हैं, वो जाते हैं वफाकी मौतसब की तरफ। बड़ी पावर्स हैं वफाकी मौतसब के पास। फिर वही बात है कि इतनी जल्दी वहाँ से भी मसला हल नहीं होता जब तक कोई बंदा पर्सनल होकर किसी भी मामले को हल करने की कोशिश ना करे। जज भी अगर पर्सनल हो जाए तो फिर वो मामलात हल होते हैं। यहाँ पर सिस्टम बहुत ज़रा स्लो जा रहा है, इंशाल्लाह तेज़ हो जाएगा आप लोगों की और मेरी लोगों सबकी मदद की वजह से, जो असिस्टेंस हम कर रहे हैं। और सबसे मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को कानून की आगाही हो और आपके साथ प्रॉब्लम हो। आज ही इररिलेवेंट बात है लेकिन बहुत अहम बात है कि आज ही मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर ने कॉल की कि दावा इस्तकरार हक कर रहे हैं तो उसमें 15,000 कोर्ट फीस क्या हमने लगानी है। तो वो मुंशी साहब उससे 15,000 कोर्ट फीस ले रहे थे, तो मैंने उनको बताया कि 15,000 कोर्ट फीस इस पे नहीं है। वहाँ पर भी वो मेरा लेक्चर जो है ना कि हमारा वकील मिल गया है, तो वो भी लेक्चर यही दिया है कि आप लोग फीस नहीं देते, फिर इसकी वजह से वकील या मुंशी साहब किसी और तरीके से आपसे पैसे ले लेते हैं। तो वो उनको भी हक है, उनको दिया करें। मुंशी साहब को 1,000 देते तो 15,000 की ये आपके साथ ज्यादती करने की कोशिश ना करता। फिर भी मैं आपके साथ कोशिश करता हूँ कि आपके साथ ऑनलाइन रहूँ, आपके साथ डिस्कस करूँ, लेकिन काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से मैं कभी आपको रिप्लाई नहीं करता। तो इस वजह से नाराज़ बिल्कुल ना होइएगा। दिस इज नेवर इन माई इंटेंशन टू अवॉइड यू इन एनी टाइप ऑफ मैटर। आई जस्ट वॉन्ट टू असिस्ट यू इन ऑल टाइप ऑफ लीगल मैटर्स। तो इंशाल्लाह वो मेरी मदद शामिल रहेगी। तो इसको सम अप करते हैं। सम अप ये है कि कानून उसका साथ नहीं देता जो कानून को नहीं समझता। इस वजह से आप कोई भी काम करने से पहले उसका होमवर्क करें। जैसे बच्चों को आप होमवर्क कराते हैं तो होमवर्क करके उसको अपने साथ रखा करें, डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ रखें। और अगर आपका इंतकाल अभी तक नहीं हुआ और आप इस खुशफहमी में बैठे हैं कि इंतकाल हमारा है लेकिन इसका अमल दरामद नहीं है, तो हो जाएगा, तो फौरी तौर पर उसको कराएं। रजिस्ट्री अगर आपकी अमल दरामद नहीं हुआ तो वो भी आपके खिलाफ हो सकता है, क्योंकि एविडेंस, एक बात समझ लें, ख़ास तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे इस लेक्चर में एक लेक्चर नहीं है, हज़ारों बातें हैं। अगर आप मेरे लेक्चर को पूरा सुन लेंगे तो आपको कानून की आगाही हो जाएगी। इसमें रेवेन्यू जो कोर्ट्स हैं वहाँ पर सिंपल मामलात डिस्कस किए जाते हैं। जहाँ पर कोई आप कहते हैं ना कि ये जनाब फ्रॉड है, तो फ्रॉड को या पीस ऑफ पेपर आपको सामने नज़र आ जाए कि ये फ्रॉड है, गलत है, अगर उसके थंब इम्प्रेशन वगैरह चेक कराने हैं तो आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। तो सिविल कोर्ट में आकर एविडेंस डिस्कस होती है और एविडेंस बुलाई जाती है। वहाँ पर फोरेंसिक को बुलाया जाएगा या उसको भेजा जाएगा। आमतौर पे ये पुलिस कर सकती है या एंटी करप्शन कर सकती है। तो पैरेलल महकमे हैं, इस वजह से आप रेवेन्यू को और सिविल कोर्ट को आपस में इंटरमिंगल ना किया करें। और जो मेरे दोस्त ये समझते हैं कि हमारा केस अभी
جلدی فیصلہ کرنا ہے تو وہ فیصلہ ریونیو کورٹ میں ہوگا. تو اگر آپ کو کوئی لائر یہ کہے کہ ہم ڈر جاتے ہیں نا کہ یہ وکیل صاحب ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے یا ہمیں کیس نہیں دیں گے, تو پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر یہ ریونیو میں جاتے ہیں. لیکن کبھی کبھی وکیلوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ریونیو کورٹ کا کیس نہیں ہے, یہ الٹیمیٹلی سول میں آئے گا. تو اگر چپکے سے انداز سے اگر وکیل صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ سول کورٹ میں چلے جائیں, تو آپ اس بات کو ضرور اپنے ذہن میں جانشین کر لیں اور سول کورٹ میں چلے جائیں, پھر وہ معاملات جلدی حل ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کسی بھی نقصان سے بچائے رکھے. آپ کی دعاؤں کا ہمیشہ طلبگار. الحمدللہ آپ کی محبتوں کی وجہ سے مجھے بہت عزت ملی اور میں آپ کا ہمیشہ شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.